हेलो एवरीवन। हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को 3 भागों में बांटा था मोटे मोटे तौर पर। वो 3 भाग कौन कौन से थे? मध्य उच्च प्रदेश में रखे थे हमने 5 पठार। पहला था मध्य भारत का पठार, दूसरा था बुंदेलखंड का पठार, तीसरा था मालवा का पठार, चौथा था रीवा पन्ना का पठार और 5वां था नर्मदा सोन घाटी। आज हमारा मध्य उच्च प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम देखेंगे सतपुड़ा मेघाल श्रेणी और उसके बाद था बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश का जो लास्ट पठार था नर्मदा सोन घाटी, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नर्मदा सोन घाटी का संपूर्ण मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। नर्मदा सोन घाटी की स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब आगे देखते हैं। यह मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। भ्रंश क्षेत्र, यह एकमात्र भ्रंश क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी। क्यों है? इसमें नर्मदा घाटी अधिक लंबी जबकि सोन घाटी सक्रिय होती है। यह कैसे होता है? जो भ्रंश जो क्षेत्र है, ये मैं आपको जब भूगोल में जब नर्मदा सोन घाटी की जो पूरी नदियों का अध्ययन कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ। जो यहाँ पर घाटी है उससे नर्मदा नदी यहाँ पे निकलती है और यदि इस घाटी में आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ से जो सोन नदी वो यहाँ से निकलती है। तो ये नर्मदा नदी तो किस ओर जाती है? पश्चिम की ओर। किस ओर जाती है? पश्चिम की ओर। जो सोन नदी है वो उत्तर की ओर चली जाती है। किस ओर चली जाती है? उत्तर की ओर चली जाती है। और जो भ्रंश क्षेत्र है, क्योंकि इन पहाड़ियों के बीच में बड़ी बड़ी घाटियां हैं, तो ये इन्हीं घाटियों के बीच में भ्रंश क्षेत्र को अपनाते हुए, मतलब बड़ी बड़ी घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसे क्या कहा जाता है? भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। नर्मदा नदी अधिक लंबी, मतलब नर्मदा नदी अधिक लंबी भ्रंश घाटियां बनाती है और सोन नदी सक्रिय भ्रंश घाटियां बनाती है। ये जो क्षेत्र होता है, ये नर्मदा नदी चली और ये गिरी, ये जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं भ्रंश क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जलवायु की बात करें तो इसकी जलवायु होती है 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वर्षा की बात करें तो 70 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। मिट्टी की अगर बात करें तो इसमें काली और गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नदियाँ नर्मदा सोन के नाम से ही विदित हो रहा है कि नर्मदा सोन नदी यहाँ पर बहती है। प्रमुख नगर की बात करें तो इसके प्रमुख नगर होंगे बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर। और भी नगर है लेकिन आपकी जानकारी के लिए यही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर और नरसिंहपुर। ये हो गई नर्मदा सोन घाटी की जानकारी। अब जैसा कि मैंने आपको अभी तक जो मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं आपको हर वीडियो में कुछ पॉइंट बताती हूँ, 10 पॉइंट से भी ज़्यादा बताती हूँ। तो चलिए आप वो नोट कर लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। पहला लिखिए, राज्य में ऋतु वेधशाला स्थित है। राज्य में ऋतु वेधशाला स्थित है। वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। राज्य में ऋतु वेधशाला स्थित है इंदौर में। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश राज्य का जंतर मंतर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य का जंतर मंतर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। अगला लिखिए, सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। ये तो आप मुझे बता ही सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था। सफेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को। रीवा पन्ना का पठार मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था। अगला लिखिए, मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम न्यायालय की शुरुआत कब से की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम न्यायालय की शुरुआत कब से की गई थी? 26 जनवरी 2001 से। कब से की गई थी? 26 जनवरी 2001 से। और ये कौन से गांव से की गई थी? नीमच के, जो नीमच जिला है उसके झांतला ग्राम से की गई थी। नीमच के झांतला ग्राम से की गई थी।
अगला लिखिए, देश के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना। अभी मैंने आपको कौन सा बताया था? मध्य प्रदेश राज्य के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 2001 से। कहाँ से? नीमच जिले के झातला ग्राम से। अब मैंने आपसे क्या पूछा? देश के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना। तो देश के पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना कब से की गई थी? ये की गई थी 2 अक्टूबर 2009 से। ये देश का है और ये मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ये कहाँ से की गई थी? भोपाल के बैरसिया से। ये कहाँ से की गई थी? जो भोपाल राजधानी है उसके बैरसिया से। ओके, अब आगे लिखिए, भारत भवन के वास्तुकार हैं। भारत भवन के वास्तुकार थे, कौन थे? चार्ल्स कुरियन। भारत भवन के वास्तुकार थे चार्ल्स कुरियन। आगे लिखिए, राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गौड़। यदि आपसे एक समूह विशेष में पूछे तो कौन सी आएगी? गौड़ आएगी। और यदि आपसे पूछे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। और यदि ये पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति एक समूह में कौन सी है? गौड़ है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। आगे लिखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा नदी पर होशंगाबाद के समीप। जो तवा नदी है उस पर होशंगाबाद के समीप कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। आगे लिखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आगे लिखिए, मोगली लैंड का विकास पेंच अभयारण्य से किया गया। मोगली लैंड का कहाँ से किया गया? पेंच अभयारण्य से। मोगली लैंड का विकास पेंच अभयारण्य से किया गया। आगे लिखिए, प्रथम खुली जेल। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कौन सी है? नवजीवन आश्रम होशंगाबाद। ठीक है, प्रथम खुली जेल नवजीवन आश्रम होशंगाबाद। आगे लिखिए, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम जिला। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? राजगढ़। आगे लिखिए, देश का सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया। देश का पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? शिवपुरी के ओयला पाटा में। शिवपुरी के ओयला पाटा में देश का पहला सौर चलित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया। आगे लिखिए, वनों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में किया गया। लास्ट लिखिए, देश का सर्वाधिक फेल्सपार
जबलपुर में पाया जाता है। देश का सर्वाधिक फेल्सपार जबलपुर में पाया जाता है। तो ये हो गए आज के आपके 10 पॉइंट, 10 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी सतपुड़ा मिकाश श्रेणी के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।